हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस क्लास 10th एंड एनटीएससी। आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक एनटीएससी की वीडियो। बहुत दिन हो गए यार एनटीएससी के बारे में हमने बात नहीं की। वीडियोस तो आपके पास में जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको मिल रहे हैं, लेकिन हमने सोचा क्यों ना आपको एक ऐसा पॉइंट बता दिया जाए जिससे आपकी एनटीएससी की एग्जाम की प्रिपरेशन और ज़्यादा धुरंधर हो जाए, एकदम बूस्ट मिल जाए। क्या है मैम ऐसा पॉइंट? तो ऐसा पॉइंट जो है वो ये है कि अगर आप एनटीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आप चाहते हो कि आपको एनटीएससी स्कॉलर बनना है, तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि सोशल साइंस के बिना आप एनटीएससी का स्कॉलर नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते मैम? हमारा तो मैथ्स बहुत अच्छा है, हमारा तो साइंस बहुत अच्छा है, और मैथ्स और साइंस तो सेट में आता ही आता है। मैथ में भी हम थोड़ा बहुत तो लगा ही लेंगे, अभिषेक सर ने हमको कराया है ना। तो क्यों नहीं बनेगा? बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो देखो, बन तो जाएगा, नो डाउट बन जाएगा, लेकिन आप कोई सी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जब आप तैयारी करते हो तो आपको कुछ कुछ एलिमेंट्स उसके ध्यान में रखने होते हैं और उसके एलिमेंट्स को समझना होता है। अब आपको क्या करना होता है ना, आपको एक पाथ समझना होता है कि देखो क्या है ना कि आप भी स्टूडेंट हो, आप भी एक स्टूडेंट हो, आप भी एक स्टूडेंट हो, आपके जैसे बहुत सारे दूसरे स्टूडेंट भी है, और आपके सामने है कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आप लोगों को क्लियर करनी है। अब उसमें सारे स्टूडेंट्स की कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये जो है एनटीएससी के एग्जाम या कोई भी एग्जाम हो, ये क्लियर तो होनी नहीं है, सारों की नहीं होनी ना, कुछ की होगी, गिनती वालों की होगी। तो ये ऐसे कौन से बच्चे होंगे जिनकी एग्जाम क्लियर होगी? तो ये वो बच्चे होंगे जिसने इस एग्जाम को अच्छे से समझ लिया है, दैट व्हाट इज दिस एग्जाम ऑल अबाउट, है ना। या फिर समय आपके पास सेम है, सिलेबस आपके पास उसे सेम है, बच्चे भी, आपका दिमाग भी ऑलमोस्ट सभी का सेम ही है। तो फिर ऐसा कुछ बच्चे क्या कर जाते हैं कि वो स्कॉलर बन जाते हैं या सिलेक्ट हो जाते हैं, और कुछ बच्चे ऐसा क्या नहीं कर पाते जो कि वो स्कॉलर नहीं बनते। कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे दिन दिन रात भर मेहनत करते हैं, है ना, फिर भी उनकी एग्जाम्स नहीं निकलती। तो क्यों नहीं निकलती? साल 2-2 साल लगा देते हैं, ड्रॉप ले लेके बैठे होते हैं। फिर टॉक अबाउट अदर एग्जाम्स ऑल्सो। तो ऐसा क्या होता है कि वो उस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाते हैं। वो उस एग्ज़ाम को क्रैक इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो उसका जो एक पाथ होता है या उस एग्ज़ाम का जो नेचर होता है उसको वो नहीं समझ पाते। तो हम आज इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, हम एनटीएससी एग्जाम का जो नेचर है वो हम समझने वाले हैं। देखो, ये जो एग्जाम है ये 2 पार्ट्स में होती है, ठीक है। कितने पार्ट्स में होती है? 2 पार्ट्स में, एक स्टेज 1 और एक स्टेज 2। समझ में आया? अगर आप स्टेज 1 क्लियर करोगे तभी आप स्टेज 2 में जाओगे, सिंपल सी बात है। तो अभी फिलहाल 1 स्टेप एट अ टाइम हम लेते हैं। हमको कौन सी स्टेज क्लियर करनी है? स्टेज 1, है ना। अब स्टेज 1 में आपका जो पेपर होगा वो होगा मैट और सेट। कौन कौन से पेपर होंगे? एक तो पेपर होगा मैट, है ना, और दूसरा पेपर जो है वो होगा सेट, ठीक है। ये 2 पेपर आपके होने वाले हैं। अब मैट में तो आपका क्या आता है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है ना, उसमें रीजनिंग, एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस, ये सब आपको मैट में मिलेंगे। अब सेट क्या होता है ना, सेट जो होता है वो आपका स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। इसमें आपको आएंगे 3 सब्जेक्ट, एक तो मैथ्स, एक सोशल साइंस और एक साइंस, ठीक है। ये पेपर भी आपका कितने मार्क्स का होना है? ये भी 100 मार्क्स का होना है और ये भी 100 मार्क्स का होना है। ये दोनों पेपर आपके 100 मार्क्स के होने हैं। अब ये जो 100 मार्क्स का पेपर होगा ना, इस 100 मार्क्स को किस तरीके से डिवाइड किया है ये आप समझिएगा। कैसे डिवाइड किया है? 40 मार्क्स का जो है वो आपका एसएसटी है, ठीक है। कितने मार्क्स का? 40 मार्क्स का। बचे कितने? 100 में से 40 चले गए तो 60, है ना। अब साइंस जो है आपका, साइंस वो कितना है? वो भी 40 मार्क्स का है। और मैथ्स जो है आपका, मैथ्स वो कितना है? 20 मार्क्स का है। समझ रहे हो कि नहीं? कितने मार्क्स का है? 20 मार्क्स का है। तो अब अगर हम सेट देखें, है ना, अब हमको फेज 1 अगर क्लियर करना है तो मैथ तो हमको क्लियर करना ही है, वो तो हम क्लियर कर देंगे, उसमें रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चन आएंगे। अब अगर हमको सेट क्लियर करना है तो उसके लिए हमको एसएसटी, साइंस और मैथ्स में से कुछ ऐसे नंबर लाने हैं जिससे हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। अब जनरल कैटेगरी के लिए क्वालिफाई करने का जो परसेंटेज होता है वो अराउंड 40% होता है, और आप एसटी एससी जो रिजर्व क्लासेस हैं उनके लिए अगर आप कट ऑफ देखो तो अराउंड 32% के अराउंड आता है ना। तो आपको कुल मिला के क्या करना है, इस एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ कितने नंबर लेके आने हैं? सिर्फ और सिर्फ कितने नंबर लेके आने हैं? 40 नंबर लेके आने, तो आपकी एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगी, है ना। मतलब 100 का 40% 40 से होता है ना, तो आपकी एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगी। तो अब आप ऐसा क्या करो कि आपके 40 नंबर बहुत अच्छे से सिक्योर हो जाए।
है ना। अब आप समझो कि SST आपका आ रहा है 40 मार्क्स का, है ना, साइंस आपका आ रहा है 40 मार्क्स का और मैथ्स आ रहा है आपका 20 मार्क्स का। इसमें से आपको इजी क्या पड़ेगा, है ना, वो ये नहीं देख रहे कि आप कौन से सब्जेक्ट में से कितने मार्क्स लेकर आए हो, आपको मार्क्स लेकर आने हैं, है ना, आपको मार्क्स जरूर से लेके आने हैं। तो अब आप सोचो कि आप सोशल साइंस में से मार्क्स साइंस और मैथ्स के कंपेरेटिवली ज़्यादा इजीली ला सकते हो कि नहीं, ला सकते हो ना। 110% ये श्योरिटी है कि आप सोशल साइंस में मार्क्स इजीली ला सकते हो। और सबसे बड़ी बात ये है कि NTSC में तो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती, है ना। NTSC में नेगेटिव मार्किंग होती है क्या? नहीं होती है NTSC में नेगेटिव मार्किंग। आप तुक्का भी लगा के आ सकते हो, तुक्के तो आपके कुछ आंसर सही जाएंगे ही जाएंगे, है ना, लेकिन आप कोशिश ये करो कि आपके मोस्ट ऑफ द आंसर सही जाएं, है ना, जिससे आपका जो क्वालिफाइंग परसेंटेज है वो अच्छे से निकल जाए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो आप सोचो कि SST, साइंस और मैथ्स, अब साइंस में भी आपको क्या आएगा, फिजिक्स के क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें आपको कैलकुलेशन करना होता है ना। डिफिकल्टी जो है वो साइंस में बढ़ाई जा सकती है, डिफिकल्टी जो है वो मैथ्स में बढ़ाई जा सकती है। आप ये कह सकते हो कि मैम मैथ्स तो 20 नंबर का ही आ रहा है तो आसानी से कर लेंगे, कम पढ़ना पड़ेगा हमको इसमें, साइंस का सिलेबस थोड़ा सा कम है ना, सोशल साइंस का तो बहुत बड़ा सिलेबस है, कब करने बैठेंगे 40 नंबर के लिए, है ना। ऐसा मैं मान रही हूँ, सही हो आप आपकी जगह पे, लेकिन आप सोचो कि सोशल साइंस में आपकी कोई डिफिकल्टी ज़्यादा हद तक बढ़ा नहीं सकता, जो आपने पढ़ा है वही आएगा। साइंस में क्वेश्चन घुमाए जा सकते हैं, मैथ्स में क्वेश्चन घुमाए जा सकते हैं और यहाँ पर गड़बड़ आपकी हो सकती है। तो जो आप समय इन सब्जेक्ट्स को बहुत दिल लगा के अच्छे से देते हो, फिर भी चांसेस हैं कि आपके आंसर्स गलत हो सकते हैं। लेकिन वही समय अगर आप सोशल साइंस को दिल लगा के देते हो तो आपके मार्क्स फॉर श्योर है कि जितना आप पढ़ के जाओगे उतने मार्क्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। एंड अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैंने भी देखा है ना, इवन NTSC तो मेरे लिए भी इतनी नहीं है जितनी आपके लिए, है ना। तो NTSC को जब एनालाइज किया पूरा, मैंने सिलेबस आपको पढ़ाया अच्छे से, सारा कुछ एक एक टॉपिक हमने उसके कंसेप्ट वीडियो देखे, अच्छे से रिवाइज किया, सारा कुछ किया। फिर उसके बाद जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर स्टेट के सॉल्व किया, आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की, तो उसमें देखा गया कि सिलेबस से ज़्यादा बाहर कुछ नहीं है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके जनरल नॉलेज के ऊपर हैं, तो वो तो अगर आप एक आध दो क्वेश्चन छोड़ देते हो, तुक्का भी मार देते हो तो चल जाएगा। लेकिन अगर आप सिलेबस जितना कवर करके जाते हो तो आपका हैंड्स ऑन बहुत अच्छा हो जाएगा और ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट आपके लिए हो जाएगा। मैथ्स और साइंस से तो आप स्कोर लेके आने ही आने वाले हो, ऐसा तो है नहीं कि मैथ्स और साइंस से बिल्कुल भी स्कोर नहीं आने वाला, है ना। जो थ्योरी के क्वेश्चन आ जाएंगे अगर मान लो साइंस में, या रेजिस्टेंस वाले थोड़े बहुत क्वेश्चन आ गए जो हमको बनते हैं, या कुछ क्वेश्चन आ जाए, कई बार ईजी अगर पेपर बन गया तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। सोशल साइंस से तो नंबर आ ही रहे हैं, साइंस और मैथ्स से भी नंबर हमको मिल ही जाएंगे। मैथ्स में दिक्कत ये है कि कैलकुलेशन करने में टाइम आपका चले जाता है। एग्जाम के लिए आपको ये भी समझना है कि आपके पास टाइम जो है वो सिर्फ और सिर्फ 120 मिनट का है, यानी कि 2 घंटे का टाइम है। 2 घंटे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कौन से अटेम्प्ट करोगे, जिसमें कम टाइम लगेगा या जिसमें ज़्यादा टाइम लगेगा? जाहिर सी बात है जिसमें कम टाइम लगेगा। तो सोशल साइंस के क्वेश्चन करने में कम टाइम लगता है या मैथ्स के क्वेश्चन करने में कम टाइम लगता है? जाहिर सी बात है सोशल साइंस के क्वेश्चन करने में कम टाइम लगता है। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपकी रैंक बूस्ट कर सकता है इन एग्जाम। क्लियर तो करवाएगा ही करवाएगा, साथ ही साथ में आपको रैंक भी आगे देकर जाएगा। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसको हिस्ट्री नहीं पसंद या बोरिंग लगता है या नहीं समझ आता है, तो एक बार ज़रूर से लेक्चर मेरे देखिएगा। हमने कोशिश की है बहुत अच्छे से कि आपको चीज़ें कुछ इस तरीके से प्रोवाइड कर दी जाए कि आपको मज़ा आए, है ना, उस चीज़ को पढ़ने में मज़ा आए। अब देखो सोशल साइंस का सिंपल सा सिलेबस मैं आपको समझाती हूँ। सोशल साइंस का सिलेबस है क्या? वो देखने में हमको टॉपिक्स बहुत बड़े बड़े लगते हैं, लेकिन है कुछ नहीं वो सिलेबस, बहुत इजी सिलेबस है। कौन कौन सा सिलेबस है? अब आप देखो, आप उसके टॉपिक्स उठाओगे, सिलेबस उठाओगे, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा मौर्यंस, दिल्ली सल्तनत, है ना। फिर उसके बाद में अपना मोशन वगैरह ज्योग्राफी के मिलेंगे, अर्थ रिवॉल्यूशन रोटेशन मिलेगा, मैप मिलेगा, है ना, टाइम वगैरह के बारे में बात की जाएगी। फिर आपको दिखेगा कि गुप्ता एम्पायर है, पुराने एम्पायर है, अर्ली 18th सेंचुरी वाले कुछ चैप्टर्स हैं, अर्ली स्टेट्स वाले चैप्टर हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। आपको लगेगा कि और तो सारे हैं, कब करने बैठूंगा? ये मुश्किल से 2-2 पेज के चैप्टर है। आपको पता है जो हिस्ट्री है आपकी, मोस्ट ऑफ द हिस्ट्री है वो 6th 7th 8th की हिस्ट्री है,
जो आप ऑलरेडी पढ़ के आए हो, है ना। आप उनके चैप्टर्स ही आप उठाओगे ना, अभी जैसे आप 10th क्लास में हो तो आपने 26 पेज के चैप्टर पढ़े, है ना, जो कि पूरे के पूरे भरे हुए है ना, और 8-8 9-9 उसके अंदर बड़े बड़े टॉपिक्स है। लेकिन अगर आप इन चैप्टर्स को देखोगे तो मुश्किल से 2-2 3-3 पेजेस के चैप्टर है और कहानियाँ हैं, है ना। और इवन हिस्ट्री को सॉर्ट करने के लिए मैंने आपको क्या किया है, पूरी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ाई है ना। ऐसा नहीं कि जो सिलेबस के कहीं से भी टॉपिक उठा के मैंने आपको कभी भी कोई सा भी वीडियो बना के दे दिया, ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं किया है। हिस्ट्री जो है वो कहानी है एक, तो कहानी कैसे शुरू होती है, शुरुआत से आखिरी तक जब कहानी चलेगी तभी समझ आएगी। बीच का कोई भी पहलू उठा के मैं आपको करवा दूंगी कि तब ये हुआ था, आप बोलोगे कि अरे इसके पहले क्या हुआ, इसके बाद में क्या हुआ, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ऐसा लगेगा ना आपको। इसलिए मैंने आपको सोचो पूरी हिस्ट्री लाइन से पढ़ाई है, जैसे यूपीएससी में पढ़ाई जाती है वैसे पढ़ाने की मैंने पूरी कोशिश की है। तो इवन अगर आप आगे जाके कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हो या फिर यूपीएससी जैसी एग्जाम या एमपीपीएससी या आपकी स्टेट पीएससी जो भी है आप अगर देना चाहते हो, तो अगर आपने एनटीएससी की सोशल साइंस की प्रिपरेशन अच्छे से की है तो ज़रूर से आपको वो काम आने वाली है। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा पूरा सोशल साइंस पढ़ के। मतलब आप सोचो कि पूरा हम ना जब उन सारे चैप्टर्स को छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग इतना मैच्योर नहीं होता कि हम उन चीज़ों को समझ पाए। लेकिन अब आप इस लेवल पे अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उन चैप्टर्स को पढ़ोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि अच्छा ऐसा हुआ था, अच्छा ऐसा होता था, अच्छा ऐसे चीज़ें हुई थी, है ना। तो हिस्ट्री तो आप पूरी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ना, जो वीडियोज़ हैं वो भी पूरी लाइन से डली हुई है, एक के बाद एक वाली वीडियोज़ ही आपको पढ़नी है ना। मतलब स्टोन एज, पैलियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज से मैंने शुरुआत की है, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन बताया है, फिर अर्ली स्टेट्स बताए, है ना। तो ऐसे करके लाइन से मैंने पूरा, और सारे एम्पायर्स भी इवन आपको लाइन से बताए, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको यही ध्यान रखना है कि आप हिस्ट्री पूरी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ो। अगर आप हिस्ट्री क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ते हो तो आपको बहुत अच्छे से बन जाएगा, है ना। और उसमें से क्वेश्चंस आपको पूछे भी जाते हैं। बात रही डेट्स वगैरह की, तो डेट्स में आप तुक्के मार सकते हो, ज़्यादा उसमें लोड लेना मत। प्लस आप जब आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चीज़ों को ध्यान रखते हो तो डेट्स भी आपके दिमाग में अच्छे से रह जाती हैं, है ना। तो हो गया ना इजी। अब उसके साथ में अगर आप ज्योग्राफी देखोगे तो ज्योग्राफी से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, है ना। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ऐसे 4। सोशल साइंस में भी 4 में डिवाइडेड होता है, तो 10-10 मार्क्स के चारों सब्जेक्ट से आते हैं, है ना। तो 40 मार्क्स ऐसे हो जाते हैं। तो आप ज्योग्राफी में भी देखोगे तो आपके मैप्स वगैरह है, ग्लोब्स है ना, मैप्स एंड ग्लोब्स है, फिर रोटेशन रिवॉल्यूशन है ना। तो इससे मौसम कैसे होता है, डेज कैसे आते हैं, इन चीज़ों को भी पढ़ोगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। आपको समझ आएगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नाम कैसे दिया है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नाम कैसे दिया है ना। बहुत ईजी से कंसेप्ट है, बहुत ही ज़्यादा ईजी से कंसेप्ट है। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के ऊपर 2-4 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगर आप मेरे वीडियोज़ ही देखोगे, उनको ही समझने की कोशिश करोगे, आपको लगेगा कि अरे भाई यार ये कितना अच्छा है, हमको इंडिया की पोजीशन समझ में आ रही है, अब कहाँ पे है, कौन सी चीज़ें हमको बचपन में पढ़ा देते थे तो हमको समझ ही नहीं आता था क्या इंडिया, क्या पोजीशन, है ना। तो अभी आप देखोगे तो आपको मज़ा आएगा उसको करने में। इसी सब्जेक्ट्स को अगर आपने थोड़ा सा समय दे दिया तो ये आपको बहुत अच्छा स्कोर कराएगा। वहीं अगर आप दूसरे सब्जेक्ट्स को इतने ही समय दोगे तो स्कोर तो मिलेगा लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है आपको ना मिले, है ना। और बाकी साइंस और मैथ्स तो आपके 10th लेवल के ही आपको बन जाते हैं। सोशल साइंस तो आपको पुराने में से भी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा और ईजी है वो बहुत, है ना। मतलब आप कुल मिला के अगर 1 महीने का टाइम भी एनटीएससी सोशल साइंस को ईमानदारी से देते हो तो कोई भी आपको एनटीएससी में अच्छी रैंक स्कोर करने से नहीं रोक पाएगा। समझ में आया कि नहीं। तो आपका स्टेज 1 तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसीलिए आपका सोशल साइंस जो है वो एनटीएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही में आपको और कुछ भी प्रैक्टिस लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। कोई बुक मत उठाओ, कोई फलाना बुक मत लेके आओ, कुछ भी किसी की बात मत सुनो। नेट पे से, इंटरनेट पे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो निकालो, स्टेट वाइज निकालो। बहुत सारे पेपर्स आपको अवेलेबल होंगे, एज इट इज पेपर अवेलेबल होंगे, आप बस उन क्वेश्चंस को लगाओ, है ना। अब हो सकता है कि आप वीडियो देखने के बाद में भी कुछ क्वेश्चन में आपको ऐसा लगे कि यार ये तो मेरे को ध्यान ही नहीं आ रहा, इतना पढ़ लिया मैंने फिर भी ध्यान नहीं आ रहा, लानत है मुझ पर, कैसे निकालूंगा, हो ही नहीं रहा है ये। ऐसा कुछ भी नहीं करना अपने को। आप कंसेप्ट वीडियो को अच्छे से पढ़ लो, कंसेप्ट वीडियो आपने निकाल लिए, उसके बाद में अब जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो हो सकता है आपको एक नज़र में क्वेश्चन ना बने, लेकिन क्वेश्चन का अब आपने आंसर ढूंढ लिया ना कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है, तो अब अगली बार सेम क्वेश्चन अगर आता है तो आपको उसका आंसर पता होना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ हमको ध्यान रखना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये देखा गया है कि वीडियोस मैंने देखा, इवन कि जितने क्वेश्चन आए हैं वो सब मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं,
सब पढ़ाए हुए हैं, लिटरली सब पढ़ाए हुए हैं। तो वीडियोस को तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, बनेंगे क्वेश्चन बहुत अच्छे से। साथ ही में जो भी आप क्वेश्चन देखते जा रहे हो उसको रिटेन करना, और क्वेश्चंस रिपीट भी होते हुए दिखे हैं, है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हुए दिखे हैं, जो पुराने साल में आए थे फिर इस साल में आए, जो दूसरे स्टेट में पूछे हुए हैं वो स्टेट में पूछे हैं, है ना। तो रिपीटेड क्वेश्चन भी दिखे हैं। जब आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करोगे आपको अपने आप दिखेगा। अब आपको नेट पे से भी निकालने की मेहनत नहीं करनी है, तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड भी करे हैं, हर क्वेश्चन के साथ में उनके रीजंस भी बताया है और आपको टिक भी लगवाए, है ना। तो आप मेरे साथ साथ में ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो तो बहुत हो जाएगा, इनफ हो जाएगा आपके लिए। तो आपका एनटीएससी जो है वो बहुत अच्छे से निकल जाएगा। इसीलिए ध्यान में रखना है कि सोशल साइंस इज द मोस्ट क्रूशियल सब्जेक्ट फॉर एनटीएससी एज इट इज द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स। कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। जितना एग्ज़ाम टाइम आपको दिया हुआ है, टाइम लिमिट आपको एग्ज़ाम में दी हुई है, उसमें आप हर 1 मिनट में हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, हर आधे मिनट में हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, जो कि आप दूसरे सब्जेक्ट में नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये जो सोशल साइंस, ये जो नेचर है एग्ज़ाम का, ये एग्ज़ाम का नेचर ही कुछ ऐसा है कि आपको जो मार्क्स स्कोर करने हैं वो लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में करने हैं, 2 घंटे में करने हैं। तो आप ऐसा सब्जेक्ट पे अपनी पकड़ बनाओ जिसमें आपको कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। फिर बाकी का जो रिमेनिंग टाइम रहेगा उसमें तो आपके दूसरे 2 सब्जेक्ट्स रहेंगे, तो आप उसमें भी अच्छे से स्कोर कर लेना। समझ में आया कि नहीं। 40% अलोन इसका वेटेज होता है सोशल साइंस का। एनसीईआरटी बुक जो है वो सफिशिएंट कहलाई जाती है। अब आपको राय देने के लिए सब लोग अलग अलग राय दे सकते हैं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस, जिस हिसाब से मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं, जिस हिसाब से मैंने पूरा सिलेबस आपको पढ़ाया है, यूट्यूब पे किसी ने भी आपको एनटीएससी सोशल साइंस का पूरा सिलेबस नहीं पढ़ाया है। मैंने आपको पूरा सिलेबस पढ़ाया है, मैंने आपको पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हैं। मतलब अराउंड 13 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे तो हम पहुंच ही चुके हैं। तो जो हमने 13 पुराने साल के पेपर हमने कर लिए हैं, तो मैंने जब आपको करवा रही हूँ तो ज़्यादा ही ध्यान से करवा रही होंगी। हो सकता है आप कम ध्यान से सुन रहे होंगे, लेकिन मैं तो ध्यान से ही करवा रही हूँ आपको, है ना। तो आप सोचो कि उनमें सब में अगर मैं करवा रही हूँ तो मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा है ना। तो अगर एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो आप मेरी बात मानो, एनसीईआरटी जो है वो सफिशिएंट है। वो आपको सिलेबस में भी नाम ना तरह तरह के दिए हुए हैं कि ये फलाना फलाना चैप्टर, लेकिन वो मैंने ढूंढे, समझे, निकाले तो वो एनसीईआरटी के ही चैप्टर्स हैं। एनसीईआरटी में भले से उनका नाम कुछ और दिया हुआ है, लेकिन कंटेंट वही है। तो मैंने आपको हर वीडियो के साथ में, हर टॉपिक नेम के साथ में ये भी बताया है कि इसकी एनसीईआरटी कौन सी है, कौन से क्लास की है, कौन से क्लास का कौन सा चैप्टर है ये। तो आप आसानी से इंटरनेट से वो एनसीईआरटी निकाल के साथ साथ में पढ़ भी सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिस एज मच प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स एज मच एज पॉसिबल, है ना। आप मैथ्स है तो मैथ्स में आपके लिए सॉल्व करने के लिए ढेरों बुक हो सकती है, लेकिन सोशल साइंस अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप बिल्कुल भी इधर उधर किसी बुक पे मत जाइए, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगाएंगे ना, उतना अच्छा आपका कंसेप्ट क्लियर भी होगा, उतने ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि आप क्वेश्चन बना पाओगे। क्योंकि थ्योरी के साथ में ज़रूरी है कि उन थ्योरी में से क्वेश्चन कैसे निकाल के बनाया जाता है ये हमें पता हो। ये सिर्फ और सिर्फ हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पता चलेगा। बाकी सारे क्वेश्चन तो लोग अपने मन से बना बना के डालते रहते हैं, तो वो आपके लिए हेल्पफुल नहीं होने वाले। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सॉल्व करो। नथिंग टू ग्रैस्प, अंडरस्टैंड द स्टोरी। यहाँ पे कुछ ग्रैस्प करने का कंसेप्ट है ही नहीं, कुछ फॉर्मूला याद आपको रखना ही नहीं है, आपको सिर्फ स्टोरी दिमाग में रखनी है। आपने स्टोरी दिमाग में रखी, अच्छे से आपको आंसर बनेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। कोई कैलकुलेशन की इसमें जरूरत नहीं पड़ती, लेसर पीरियड ऑफ टाइम में आसानी से क्वेश्चन बन जाता है। साथ ही साथ में ये जो नॉलेज है ये आपको लाइफ लॉन्ग काम आने वाला है। ये जो हमारी इंडियन हिस्ट्री है, जो हम एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न 6th क्लास से 10th क्लास तक की जो हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है और बहुत ज़्यादा अच्छी हिस्ट्री है। बहुत अच्छा सोशल साइंस आपको दिया हुआ है। आपको ज्योग्राफी में बहुत अच्छे चैप्टर्स दिए हैं, इकोनॉमिक्स में आपको बहुत अच्छे चैप्टर्स दिए हैं, आपको जो आपका सिविक्स है उसमें आपको बहुत अच्छे चैप्टर्स दिए हैं, जो हम बचपन में ध्यान ही नहीं देते थे क्योंकि हमारा दिमाग इतना मेच्योर होता ही नहीं था कि हमको इनकी इंपॉर्टेंस समझ आए। आप समझो, उसमें आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई हुई है, तो बिल्कुल भी मिस मत करना। वो आपको स्टेट पीएससीज वगैरह में भी काम आएगी। एक बार यहाँ पे हैंड्स ऑन बन गया तो दूसरी एग्जाम में आपको फायदा उस चीज़ का मिलना ही मिलना है। तो आपको एनटीएससी का जो सोशल साइंस का सिलेबस है उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, और हम इस तरीके से एकदम बहुत अच्छे से एनटीएससी निकालेंगे व्हेन एवर द डेट कम्स, है ना। बाकी जो भी आपको सोशल साइंस से रिलेटेड डाउट है वो आप ज़रूर से कॉमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। उसके रिगार्डिंग
भी मैं कोशिश करूँगी कि वीडियोस बनाए, मे भी पॉसिबल हम लाइव सेशन लें। एक तो एग्ज़ाम की डेट नहीं आ रही है, ये बड़ी एक दिक्कत है ना। और अभी आपके 10th क्लास के एग्ज़ाम्स भी शुरू हो गए थे, तो वी थॉट कि अभी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम 10th क्लास के एग्ज़ाम पे अच्छे से ध्यान दें, है ना। बाकी तो चल ही रहा है, वीडियोस अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि आपको कम्युनिटी पोस्ट पे नहीं दिख रहे, तो वीडियोस है नहीं, पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीटेड है। तो आप सिलेबस को अच्छे से देखो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कंटिन्यू डलते जा रहे हैं उनको आप पक्के से सॉल्व करो, उनको आप मिस मत करो, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कम सॉल्व करते हो, है ना। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने हैं, और भी मैं शॉर्ट्स और स्टोरीज के द्वारा आपके साथ में कनेक्टेड रहूँगी, तो मिस मत कीजिएगा और एकदम फोड़ के आइएगा जैसे 10th क्लास हम फोड़ के आए हैं। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आप वैसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।